So yesterday we completed till the glycolysis part. Okay, that means first cycle we had completed, first part of the respiration we had completed. आज हम लोग start करेंगे with respect to the second part. Okay, that is called as a Krebs cycle. इसका दूसरा नाम भी होता है tricarboxylic acid cycle. Okay, so let's talk about this. हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, फिर इसको डिटेल स्टडी करेंगे. ठीक है. Discovered by the Hans Krebs in the year of 1937, 1940. Okay, he got the Nobel Prize for this also in the year of 1951. Okay, in the year of 1954 he got the Nobel Prize for this also, for this discovery. It occurs inside the matrix of the matrix. यहाँ पे ध्यान रखना वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. इट्स एन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए काम आएगा आप लोगों को. ठीक है. सो Krebs cycle takes place in the matrix of the mitochondria. The cycle which is also named as a citric acid cycle, okay, or it is also called as a tricarboxylic acid cycle. क्योंकि citric acid cycle इसलिए नाम मिला है, इसलिए क्योंकि the first stable product formed over is the citric acid. Okay, now after the initial product, मतलब यही initial product था citric acid cycle, इसलिए इसके बेसिस पे इसको नाम मिला है. Okay, let's move ahead. Krebs cycle is a stepwise oxidative and the cyclic degradation of the activated acetate derived from the pyruvate. मतलब यहाँ पे Krebs cycle को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक सिनेरियो को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट. ये यहाँ पे एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा. पायरुवेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल CoA. ओके, और फिर एसिटाइल CoA आगे जाके साइकिल में एंटर करेगा. तो आप लोगों को याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस एंड Krebs साइकिल के बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है एसिटाइल CoA. तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड द Krebs साइकिल? योर आंसर शुड बी एसिटाइल CoA. ओके, ध्यान में आई बात. ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके स्क्रीन पे. ओके, नाउ just see over here. Pyruvates enters in the mitochondria through a specific transport proteins. Okay, and then it undergoes a oxidative decarboxylation process. यहाँ पे एसिटाइल CoA फॉर्म करने के लिए ये इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगा एंड NaDH2 भी निकल जाएगा. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है. Now see, the product combines with the sulfur containing coenzyme A. यहाँ पे एसिटाइल CoA जो फॉर्मेशन होने वाला है उसके लिए आपको पायरुविक एसिड लगेगा ही, लेकिन साथ में कोएंजाइम A लगेगा जिसके पास सल्फर होता है. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस क्या हो सकता है करके, जो कि पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है. तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कोएंजाइम A. इट इज अ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड. ओके, व्हिच इज गोइंग टू हेल्प अस टू फॉर्म द इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसका नाम है एसिटाइल CoA, और इसको दूसरी तरीके से कहा जाता है एक्टिवेटेड एसीटेट आल्सो. ओके, नेक्स्ट, द रिएक्शन occurs in the presence of an enzyme complex pyruvate dehydrogenase. ओके, तो ये जो एक पिक्यूलर नाम जो आया है स्क्रीन पे, क्या नाम दिया है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम. कॉम्प्लेक्स एंजाइम इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि ये बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, जैसे कि सी इट इज मेड अप ऑफ डीकार्बोक्सिलेज, साथ में लिपोइक एसिड, साथ में टीपीपी, फिर ट्रांस एसिटाइलेज एंड मैग्नीशियम. इतने सारे चीजें जब साथ में आती है तब जाके उसको कहा जाता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. ओके, ये बहुत रेयरली टाइप का क्वेश्चन है, शायद नहीं भी आता है. ओके, लेकिन फिर भी एक वर्ड ध्यान में रखना कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम. क्या नाम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. मतलब जब एसिटाइल CoA का फॉर्मेशन होता है तभी एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम मदद करता है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस. ओके, दिस स्टेप इज लिंक रिएक्शन और यू कैन से ट्रांजिशन रिएक्शन और the gateway step you can say as it links the glycolysis with the Krebs cycle, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. इट इज अ कनेक्टिंग लिंक. ओके, तो कैसे रिएक्शन होता है ये मैंने आपके स्क्रीन पे रख दिया है. देखो, पायरुवेट देन NAD+,
फिर coenzyme in presence of an enzyme pyruvate dehydrogenase and the magnesium ion, it will get converted into acetyl CoA plus NADPH2 formation will be taking place and one carbon will be released in the form of carbon dioxide. So in short, acetyl CoA is a 2 carbon compound. ये भी आप लोगों को क्लिक हो गया रहेगा, ओके लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट में पायरुवेट जो है वो 2 बार बनता है, तो एसिटाइल कोए भी 2 बार आएगा, तो इन शॉर्ट क्रेब्स साइकिल भी 2 बार रिपीट होगा, ओके ये लॉजिकली सोचो, आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है लास्ट में, उसको देख लेते हैं। सी acetyl CoA functions as a substrate entrant for the Krebs cycle. It is also a connecting link between the glycolysis and the Krebs cycle. मतलब वही सारे पॉइंट घुमा फिरा के आ रहे हैं। The acceptor of the molecule of the Krebs cycle is 4 carbon compound, जिसको कहा जाता है oxaloacetate। क्या कहा जाता है? Oxaloacetate is the 4 carbon compound जो इसको एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा? एसिटाइल CoA को एक्सेप्ट करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। देखो, Krebs cycle involves the 2 decarboxylation and 4 dehydrogenation oxidant। ये सारी बातें अभी मैं यहाँ पे रीड करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं सीधा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए लेके जा रहा हूँ। सो डायरेक्टली आई विल बी एंटरिंग इनटू द साइकिल बिकॉज हर एक स्टेप जो मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट ऑल स्टेप हैज बीन रिटन ओवर हियर विद द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। ओके, सो सी ओवर हियर। As you can see the screen, यहाँ पे मैंने Krebs cycle रखा हुआ है, तो आप लोग अभी इसको देखो, you will understand many things from this cycle also. Straight forward जो चीजें मैंने बताई थी, देखो पायरुविक एसिड आ गया, it has to get converted into acetyl CoA। यहाँ पे लिख के रखा है it is made up of 2 कार्बन, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल रहा है और साथ में you got to know that NADH2 फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, ये प्रोसीजर थी जो रिएक्शन के फॉर्मेशन में आप लोगों ने देखा। अभी जो एसिटाइल CoA है जो Krebs साइकिल में एंटर करेगा, तो इसके लिए एक्सेप्ट करने के लिए ऑक्सैलोएसिटेट यहाँ पे आएगा। ओके, इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटेट। नाउ दिस ऑक्सैलोएसिटेट एंड एसिटाइल CoA टुगेदर रिएक्ट टुगेदर in presence of an enzyme called as a citrate synthetase। okay, and you will be getting a 6 carbon product जिसका कहा जाता है citrate। okay, so 4 carbon plus this 2 carbon, you will be getting a 6 carbon compound। okay, citrate। now citrate will get converted into econiate। econiate will get converted into isocitrate। okay, isocitrate will get converted into oxalosuccinate and oxalosuccinate will get converted into alpha ketoglutarate। okay, देखो ठीक तरीके से। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम्स भी है जैसे कि एकोनिटेस, फिर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, एंड दिस ऑक्सैलोसक्सिनेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट। लेकिन जब अल्फा कीटोग्लूटारेट गेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल CoA, टिल हियर द कार्बन नंबर इज आल्सो रिमेन 4 ओनली। ओके, तो ये 4 नंबर का ही सिलसिला आगे जाएगा क्योंकि फाइनली द ऑक्सैलोएसिटेट इज आल्सो 4 कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन की कोई डिस्टर्बेंस हो रही नहीं है। ओके, खाली क्या क्या चीजें किसमें कन्वर्ट हो रही है ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट व्हेन गेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल CoA, here one enzyme required alpha ketoglutarate dehydrogenase। okay, again it is a kind of complex enzyme। यहाँ पे NAD will get converted into NADH2 reduce हो जाएगा। okay, and then this succinyl CoA will get converted into succinate। okay, in presence of an enzyme called as a succinyl synthetase। now this fellow has to get converted into fumarate, तभी एक FADH2 आएगा। ओके, आपको यही सारी लोकेशंस याद रखनी है कि कहाँ पे NADH2 आ रहा है और कहाँ पे FADH2 आ रहा है। लेकिन you can also see that when succinyl CoA is getting converted into succinate, you will be able to see there is a formation of ATP has been taken place। so 1 ATP 1 FADH2। ओके, और साइकिल में एक बार NADH2 आ चुका है, सॉरी 2 बार आ चुका है। 1 इज ओवर हियर आल्सो। आइसोसिट्रेट से लेके ऑक्सैलोसक्सिनेट के बीच में एक बार यहाँ पे
देन अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए एक बार यहाँ पे, तो ये 2 बार ऑलरेडी हो चुका है. लेट्स सी वन मोर टाइम इज आल्सो देयर. सो फ्यूमेरेट व्हेन गेट कन्वर्टेड इनटू मैलेट, देन मैलेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट. तो ऑक्सैलोएसीटेट एसिड फॉर्मेशन के समय में भी एक NADH2 है. मतलब टोटल अभी देखो साइकिल के अंदर इटसेल्फ देयर इज अ 3 टाइम्स NADH2, 1 टाइम FADH2 एंड 1 टाइम ATP. ये मत गिनना, मैं दिखाता हूं आप लोगों को. एक और गलती हो सकती है आप लोगों से, जैसे कि आप लोग कंसिडर कर सकते हो यहां से पूरा क्रब्स साइकिल, जैसे कि पायरुविक एसिड से लेके आप लोग ये एसिटाइल कोए के बीच में भी एक NADH2 आता है, इसको कंसिडर नहीं करोगे. दिस इज द आउटर रिएक्शन, दिस इज द आउटर रिएक्शन. आई एम रिपीटिंग अगेन, ये बाहर के रिएक्शन को आप लोग कंसिडर नहीं करोगे. इन शॉर्ट आप लोग NADH2 को यहाँ के कंसिडर नहीं करोगे. खाली साइकिल के अंदर का पूछा तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपका आंसर आएगा. 3 NADH2, एक FADH2 एंड एक ATP. इतना आपको ध्यान में रखना है. ओके. During the conversion of oxalosuccinate to alpha ketoglutarate, there is a one carbon is also released from here. Also, you should keep this one thing in the mind. And second carbon is also released when the alpha ketoglutarate when get converted into succinyl CoA. So there are in a cycle total 2 reaction is such that where the carbon dioxide is going to be released. Okay, क्या हो रहा है? Released हो रहा है. Fine. ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है. अभी आप लोगों को ऊपर एक कैलकुलेशन है वो दिखा देता हूं. ओके, जनरल कैलकुलेशन यू विल सी ओवर हियर, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में देखा था. सी नोट NADPH2 दैट इज निकोटाइनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है. 3 NADH2 लगा 9 ATP, 1 FADH2 लगा 2 ATP, 1 ATP लगा 1 ATP यहाँ पे आ गया. ओके, दैट ATP कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज GDP और GTP. समझ में आई बात? सो हियर यू शुड कीप वन थिंग इन द माइंड दैट टोटल करोगे तो 12 ATP मिलेगा आप लोगों को. क्या मिलेगा? 12 ATP एक क्रेब्स साइकिल में. लेकिन आप लोगों को पता है पायरुविक एसिड 2 बार होता है, तो क्रेब्स साइकिल 2 बार रिपीट होगा. यू विल बी गेटिंग टोटल 24 ATP. ओके, हाउ मेनी ATPs? 24 ATP in the Krebs cycle. Now, because of the 2 pyruvic acid, okay, ये आपको ध्यान में रखना है. समझ में आई बात सारी? Okay, so this is how you will be able to complete the Krebs cycle properly. Writing practice करो, सारी चीजें अपने आप स्क्रीन पे आ जाएगी. ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड मिला था, उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा एसिटाइल कोए में. एसिटाइल कोए खुद एक 2 कार्बन का कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है. जब पायरुविक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, देयर इज अ रिलीज ऑफ 1 कार्बन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है. लेकिन ये आउटसाइड द साइकिल है, ठीक है. अब एसिटाइल कोए साइकिल में एंटर करेगा और उसको एक्सेप्ट करने वाला सबसे पहला जो बंदा रहता है वो है ऑक्सैलोएसीटेट, जो कि खुद 4 कार्बन का है. सो 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन विल फॉर्म द फर्स्ट 6 कार्बन कंपाउंड. ओके, तो इसका नाम है सिट्रेट. नाउ सिट्रेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, देखो आपके एनसीईआरटी के बुक में सिट्रेट के बाद डायरेक्टली आइसोसिट्रेट लिखा हुआ है, और आइसोसिट्रेट के बाद डायरेक्टली ऑक्सैलोसक्सिनेट जो इंटरवल स्टेप है ना, उसको भी छोड़ के डायरेक्टली लिखा है अल्फा कीटोग्लूटारेट. ओके, तो ये जो इंटरवल स्टेप्स है ना, इसको ध्यान दो. देखो, सिट्रेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइसोसिट्रेट, इट इज अ 6 कार्बन. ओके, लेकिन ऑक्सैलोसक्सिनेट अगेन इट इज अ 6 कार्बन, ठीक है. तो मुझे ऑक्सैलोएसीटेट बनाना है लास्ट में, जो कि 4 कार्बन का है. तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बन रहा है 6 कार्बन का, तो 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलना जरूरी है. तो वो कहाँ पे निकलेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है. देखो, व्हेन आइसोसिट्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोसक्सिनेट, यहाँ पे एक NADH2 आया. लेकिन ऑक्सैलोसक्सिनेट व्हेन गेट कन्वर्टेड इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट, दैट टाइम 1 कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. स्टिल देयर इज अ 5 कार्बन. ओके, मतलब अल्फा कीटोग्लूटारेट ये खुद एक 5 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है. नाउ दिस अल्फा कीटोग्लूटारेट will get converted into succinyl CoA. That time 1 more carbon dioxide will release and 1 NADH2 formation will be taking place. Okay, तो ये आपको 2 ध्यान रखना है कि दोनों कार्बन यहाँ पे निकल गए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या बचा अभी आपके पास? 4 कार्बन का कंपाउंड. मतलब आने वाला जो साइकिल रहेगा, मतलब आने वाले जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे सारे 4 कार्बन के रहेंगे. जैसे कि सक्सिनाइल विल गेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट, सक्सिनेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूमारेट, फ्यूमारेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैलेट, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट. समझ में आई बात? बस आपको यहाँ पे और एक बार NADH2 आएगा लास्ट में,
और इंटरमीडिएट में यहाँ पे सक्सीनेट का फ्यूमेरेट में जब कन्वर्जन होता है तभी FADH2 आता है, और सक्सीनाइल CoA का जब सक्सीनेट में कन्वर्जन होता है तभी वहां पे एक ATP आता है। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये 2 बार साइकिल रिपीट होगा क्योंकि पायरुविक एसिड 2 बार आता है। समझ में आई बात? ओके, क्लियर है एकदम अभी? ओके ना, तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। अभी इसको देखो आप लोग। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन्स द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मतलब आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में आप लोगों को जो स्पेस मिलती है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ओके, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक सेकंड रुक जाओ। ओके, सो उसी को कहा जाता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी। ओके, एंड इट इज एन एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन अगेन। नाउ सी, एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस जो होते हैं ये सारे के सारे प्रोटीन्स होंगे, काइंड ऑफ प्रोटीन्स यू कैन से ओवर हियर। ओके, in each group the enzymes are arranged in a specific series called as the electron transport chain. Okay, in a specific series called as the electron transport chain, or you can also call it the mitochondrial respirator chain, इसका दूसरा नाम। ओके, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, an electron transport chain or system is a series of coenzymes and cytochromes that take part in the passage of electrons from a chemical to its ultimate acceptor. Okay, तो इलेक्ट्रॉन जैसे आगे आगे प्रोटीन से होते हुए आगे आगे जाएगा, इन शॉर्ट वो प्रोटीन्स उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते जाते हैं और वहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी जो आपको आगे जाके समझनी है। इट इज वेरी सिमिलर प्रोडक्ट or you can say similar reaction which you had already studied the chemiosmotic hypothesis in the photosynthesis. Okay, जहाँ पे आपने F0F1 पार्टिकल पढ़ा था, सेम सिनेरियो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजोम नाम का जो सब्सटेंस है वो आएगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी इसको। The passage of electrons from one enzyme or the cytochrome to the next is the downhill journey, मतलब कुछ ना कुछ ऊपर से होगा और वो नीचे के डायरेक्शन में मूव ऑन करना चालू करेगा, इसलिए बोला गया है डाउन हिल जर्नी विद ऑल्सो लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप। ओके, और वो एनर्जी क्या करेगी हम लोगों को आगे जाके देखना है। At each step the electron carries includes flavin, iron, sulfur, देन कॉम्प्लेक्सेस। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, यही सारे सब्सटेंसेस है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आगे आगे भेजने का काम करते हैं। ओके, तो ध्यान दो इसके तरफ। फ्लेविन्स, देन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस, देन आएंगे क्यूनॉन्स, फिर आएंगे साइटोक्रोम्स। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑफ द प्रोटीन्स। तो ये मोस्ट ऑफ जो चीजें हम लोगों ने लाइक बायोमोलिक्यूल्स में भी डील किए थे, तो ये सारे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ही हैं। ओके, नेक्स्ट, quinones are the highly mobile electrons. Inner mitochondrial membrane possesses 5 complexes. देखो कितने complexes के बारे में बात कर रहा है? 5। ये आपको नंबर याद रखना जरूरी है। यहाँ पे काम खाली 3 करेंगे, टोटल प्रेजेंट रहेंगे 5। कैसे काम होगा ये आपको मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। खाली कॉम्प्लेक्स कितने प्रेजेंट होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। सो आई टोल्ड यू टोटल कॉम्प्लेक्सेस विल बी 5, ओनली 3 विल बी वर्किंग। कैसे काम करेंगे वो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 इज कनेक्टेड विद द एटीपी। तो ये जो F0F1 पार्टिकल है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे उसको कंसिडर किया है कॉम्प्लेक्स 5। ओके, बाकी के जो 4 कॉम्प्लेक्स है वो अलग रहेंगे और जो 5वां कॉम्प्लेक्स है वो एटीपी के रिस्पेक्ट में रहेगा, मतलब ऑक्सीजोम के रिस्पेक्ट में रहेगा। कॉम्प्लेक्सेस 1 to 4 आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ओके, लेकिन यहाँ पे लिखा जरूर है 1 to 4 आर इन्वॉल्व करके, लेकिन खाली 3 ही काम करते हैं। देखो NADHUQ रिडक्टेस और NADH डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स एक आएगा इसमें, दूसरा आएगा सक्सिनेट UQ रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, तीसरा आएगा UQ साइटोक्रोम C रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स और चौथा जो आएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो सबके नाम आपके स्क्रीन पे है चारों कॉम्प्लेक्स के। सो लेट्स गो एंड स्टडी दिस नाउ इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम।
ओके, सो मैं अभी डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे बना रहा नहीं हूं, ऑलरेडी है, खाली आप लोगों को देखना है। ओके, नाउ एज यू कैन सी माइटोकॉन्ड्रिया तो आप लोगों ने सबने देखा है, राइट? तो यहाँ पे ये जो है, ये लाइन से लेके ये जो लाइन यहाँ पे पैरेलल मैंने अरेंज की है, दिस इज व्हाट, सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज दिस? दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यही तो मेम्ब्रेन है जो तुमको क्रिस्टिया बना के देती है। तुम लोगों ने नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया में क्या सीखा है कि क्रिस्टिया सीखा है ना, जो ऐसे फॉर्मेशन दिखाती है, ऐसे, राइट, ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन बनाती है, फिर हम लोग इसको डबल करते हैं, है ना, इसको हम लोग डबल करेंगे और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो दिख रहा है ना, बीच में ऐसा स्नेक जैसे जा रहा है, वेवी पैटर्न जा रहा है, वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अरे ये बात समझने, लोकेशन समझ में आई? क्या बताया मैंने क्रिस्टिया के रिस्पेक्ट में? अंडरस्टूड? हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो पहले इसको हटा देता हूं यहां से। ओके, तो ये मैंने दो पैरेलल लाइन जो हाईलाइट किए थे, ये भी मैं हटा रहा हूं, ताकि आप लोगों के लिए वही बातें ध्यान में रहे जो मैं अभी फिलहाल बोलूंगा। देखो, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो आप लोगों ने समझ लिया, जो कि आपको क्रिस्टल फॉर्मेशन में मदद करती है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है यहाँ की मेम्ब्रेन, है ना, ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। तो अब बचा माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर का मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन। तो ये दोनों के बीच में जो स्पेस होती है ना, उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आई बात समझ में? ये भी तो चलो जल्दी बताओ। आउटर मेम्ब्रेन और क्रिस्टे के बीच में जो स्पेस बचती है उसको इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ यस करके। और यही स्पेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और हम लोगों ने जैसे कि देखा था थैलेकॉइड में, वहां पे स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन्स हुआ करते थे और वो प्रोटॉन्स अंदर जाते थे लूमेन ऑफ द थैलेकॉइड में। बात समझ में आ रही है? याद है आप लोगों को? लूमेन ऑफ द थैलेकॉइड के अंदर जा रहे थे प्रोटॉन्स। यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। क्लियर हो रही है बातें? कहां पे जाएंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। तो दैट मीन सर ने जो ये पार्ट यहाँ पे रखा है, दिस राइट हैंड साइड इज अ मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे क्रिस्टे है ना, तो ये क्रिस्टे के बाद क्या? ये मैट्रिक्स है। सिंपल सी बात है। नीचे डायग्राम के नीचे लेबलिंग देखो, यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये लाइन अगर आप लोग मार्जिन की कंसिडर करोगे, सो दिस मच एरिया इज नथिंग बट आवर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और एक बात अभी तुमको ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन प्रोटॉन्स। इज रिच इन व्हाट? प्रोटॉन्स। देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स बना के रखे हैं मैंने। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इनिशियली द प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, ओके, इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ फोटोसिंथेसिस सीखा था, वहां पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा आप लोगों ने, है ना। क्या देखा उसमें कि हम लोगों ने NADH2 रेड्यूसिंग पावर बनाया था, एसिमिलेटरी पावर बनाया था। मैंने कहा था ये सारी बातें हम लोग डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे। इसके अलावा आपने क्रेब्स साइकिल भी देखा। अभी क्रेब्स साइकिल में भी हम लोगों ने बहुत सारे NADH2 का फॉर्मेशन देखा कि नहीं देखा? तो ये सारे जो NADH2 है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आते हैं। ओके, यहाँ पे अभी फोकस करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, मैं इसका थोड़ा सा जूमिंग बढ़ा देता हूं। देखो, NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आया, ये टूट गया। अभी ये क्या हो गया? टूट जाता है। ओके, स्प्लिट अप इनटू द NAD प्लस एंड 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे भी ड्यूरिंग द कीमोस्मोटिक थ्योरी वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। वहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से हुआ था और यहाँ पे किससे होगा? चलो जल्दी बताओ। यहाँ पे NADH2 से होगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है और ये जो 2 प्रोटॉन्स है, ये 2 प्रोटॉन्स तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं ना मैट्रिक्स के अंदर। अरे ये बात समझ में, कहां पे बढ़ा रहे हैं? मैट्रिक्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बार बार NADH2 रिड्यूस होते जाएगा, टूटते जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बंदा, ये क्या करेगा? ये बंदा साइकिल में रोटेट करेगा। तो देखो ये सबसे पहले एंटर करता है FMN। ओके, तो पहले इसके अंदर चले गया, FMN के अंदर। फिर
FMN से होते हुए ये FES में जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो रेड कलर के एरोस बता रहे हैं कि ये डाउन साइड डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं, है ना। तो फिलहाल के लिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं आप लोगों को सारे डायग्राम्स के बारे में बता रहा हूँ। तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाएगा अंदर, ये बात तो आप लोगों को कंफर्म हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो सर ने बोला था कि टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ओके, जिसमें FMN and FES तक आप लोगों को ध्यान में रखना है। FMN and FES तक ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 होता है, ओके। दूसरा कॉम्प्लेक्स को भी ध्यान देना, स्क्रीन पे ठीक उसके नीचे ही लिखा है, देखो ये खाली UQH2 आप लोगों ने दिखा है ना, UbQ9, तो यहाँ पे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, खाली इतना सा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कहा जाता है, ओके। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 उसके जस्ट नीचे से, मतलब साइटोक्रोम B से स्टार्ट होके FES, UQH2, ये चारों सब्सटेंस मिलके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 बनाते हैं। लिसन वेरी केयरफुली, फ्रॉम द साइटोक्रोम B से लेके UQH2 तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है, ओके। नाउ व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स 3 हैज इट, क्या क्या उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कौन से मेंबर प्रेजेंट है, साइटोक्रोम B, FES, देन ये तुम्हारा UQ and UQH2, okay, so these are the carrier proteins which are present over here, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 14 कौन सा है, CY1, मतलब साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम TC, साइटोक्रोम TA-A3, ओके। ये तीनों जो लास्ट में बचे हैं, ये तीनों को कॉम्प्लेक्स नंबर 4 कहा जाता है। फिर सर कॉम्प्लेक्स नंबर 5 कहा है, यहाँ पे अगर मैं एक येलो कलर का वर्ल्ड कप बना दूं आप लोगों के लिए, वर्ल्ड कप दिखने वाला जैसे कि डायग्राम, ये क्या है, ऑक्सीजोम, याद है ये जो नीचे का बेस है वो F0 पार्टिकल है, और ये ऊपर का जो हाइट जो गोल जैसा बनाया है मैंने वो F1 पार्टिकल है, F0 F1 पार्टिकल, और बीच में ये है स्टॉक, ओके, F5 F6 पार्टिकल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो दैट ऑक्सीजोम इज गोइंग टू बी अ चैनल, जिसमें जो प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में गए थे, वहीं से वो प्रोटॉन्स उसी गेट के थ्रू बाहर आएंगे, मतलब फिर से मैट्रिक्स में आएंगे। बात समझ में आई, इट्स लाइक ओनली कीमोस्मोटिक थ्योरी ओनली ना, कि वहां पे ल्यूमेन ऑफ द थैलेपॉइड के अंदर आपके प्रोटॉन्स थे, और वही प्रोटॉन्स वहां से ऑक्सीजोम के थ्रू बाहर आ रहे थे, राइट। तो सेम थिंग यहाँ पे भी है, F0 F1 पार्टिकल से ही जो प्रोटॉन्स है वो बाहर आएंगे और एटीपी फॉर्मेशन होगा। इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 1 लाख माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, सॉरी 1 लाख अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं ऑक्सीजोम्स, समझ में आ रही है। तो 1 लाख अगर होंगे और हर टाइम इतने सारे प्रोटॉन्स उसमें से अंदर बाहर करेंगे, तो सिंपल सी बात है, उतना ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों को, ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको समझेंगे, तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान देना ठीक तरीके से। देखो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा NaDH2 से, ओके। वो इलेक्ट्रॉन अभी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से अंदर जाएगा, ओके। देखो ये ऐसे गया, FMN के पास गया, FMN से होते हुए जब वो FES के पास आया, किसके पास आया, FES के पास आया, तभी एक पेयर ऑफ प्रोटॉन्स को अंदर खींचा गया, दैट मींस इट एक्ट्स लाइक अ पंप, okay। So from the high concentration protons from the matrix of the mitochondria has gone through FES and enter into the intermitochondrial space, okay। तो यहाँ पे one pair of electron आ गया, sorry one pair of protons आ गया। Now what will happen to the electron, FES से होते हुए ये दूसरे FES के पास जाएगा, FES से होते हुए ये UQ के पास जाएगा, UQ से होते हुए ये UQH2 के पास आएगा। जब वो UQH2 के पास पहुंचता है, तभी UQH2 acts like a pump and it will attract these protons again and it will take that protons into the intermitochondrial space। समझ में आई बात, कितने प्रोटॉन्स अंदर घुस चुके हैं, 4, कितने पेयर ऑफ प्रोटॉन्स अंदर घुस चुके हैं, 2। समझ में आई बात, क्वेश्चन कैसे डील करना रहता है, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। देखो अब UQH2 से होते हुए दिस CYB देन FES UQH2, फिर से UQH2 आया, है ना। तो ये UQH2 के पास से फिर से प्रोटॉन्स अंदर आएंगे। टोटल कितने प्रोटॉन्स अंदर आ रहे हैं, टोटल 6 प्रोटॉन्स अंदर आ रहे हैं, मतलब 3 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स काम आ रहे हैं, ओके। और ये एक्टिविटी चलते रहेगी और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर
प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। बस अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे बढ़ रहा है। ओके, अब मैं आपको दो तरीके के क्वेश्चंस बताऊंगा कि हु इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो तुमको पता होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो मेंबर होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो मेंबर होता है वो होता है साइटोक्रोम T-A3। ये लास्ट बंदा है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ओके, लेकिन अगर बोला खाली हु इज द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन। ओके, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सीजन होता है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। अगर खाली ईटीसी पूछा तो साइटोक्रोम TA3 आंसर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला, ईटीसी ही मेंशन नहीं किया। हु इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूछा तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट दैट टू इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में ये दो प्रोटॉन्स जो बाहर आ रहे हैं वो भी ले लेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ओवर हियर इज द वाटर। वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आई? व्हाट इज द प्रोडक्ट ओवर हियर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाटर इज द प्रोडक्ट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन साइमल्टेनियसली ये जो प्रोटॉन यहाँ पे आया, ये आएगा कहां से? तो ये जो ऑक्सीजोम जो बना है ना F1 F0 पार्टिकल से F0 F1 पार्टिकल, इसी के थ्रू ये प्रोटॉन्स बाहर आएगा और तुमको मिलेगा प्रोटॉन्स यहाँ पे जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर बना के देगा। लेकिन जब वो प्रोटॉन्स बाहर आ रहा है तभी हर बार एटीपी बनेगा। अब तुमको पता है जब वन पेयर ऑफ प्रोटॉन्स कम्स आउट, वन एटीपी प्रोड्यूस। तो मुझे बताओ जब सिंगल स्टेप खत्म होगा, मतलब एक बार पूरा इलेक्ट्रॉन सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर लेगा, तो तीन पेयर ऑफ प्रोटॉन्स विल अगेन कम बैक इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो कितना एटीपी बनेगा? 3 एटीपी बनेगा। सोचो, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत सारे रहते हैं प्रेजेंट क्रिस्टे के अंदर, तो बहुत सारे एटीपी का फॉर्मेशन तो होगा ही। इसलिए तो बोला जाता है इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। नोट, एनर्जी इज रिलीज इन द कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2 एंड 3। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एनर्जी को यूज किया जाता है टू पंप द प्रोटॉन्स इनसाइड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये बात समझने के बाद हमारा एक और टॉपिक होता है, उसको देखो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्निक। ओके, यही होता है वो जिसको हम लोगों को अभी डिटेल में पढ़ना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। is the synthesis of the energy rich ATP molecules, देखा आ गया ना, production of the ATP molecules with the help of the energy liberated during the oxidation of the reduced coenzyme NADH और FADH2। अभी आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे NADH2 दिखाया था, लेकिन वही सिनेरियो FADH2 के साथ भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है FADH2 भी आता है, NADH2 भी आता है। तो कोई भी जैसे आएगा उसके अकॉर्डिंगली ये काम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो काम होते रहेगा और एनर्जी बनते रहेगी। The enzyme required for this synthesis is called as the ATP synthetase। और तुमको पता है ये F1 पार्टिकल जो हेड पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। It is considered to be the fifth complex of the electron transport chain। मतलब जहां जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा उसको फिफ्थ कॉम्प्लेक्स बोला गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। Now ATP synthesis is located in the F1 और द हेड पीस ऑफ द F0 F1 पार्टिकल, जिसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है। ओके, F0 F1 पार्टिकल का पूरा नाम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दो अभी यहाँ पे। द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ATP synthetase becomes active in ATP formation only when there is a proton gradient having higher concentration of the protons or the protons in the F0 side as compared to the F1 side। मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ये स्ट्रक्चर जो बेस था वो एम्बेडेड था, तो ये साइड में सारे प्रोटॉन्स मूव कर रहे थे ना, मैट्रिक्स ये साइड में है तो ऐसे प्रोटॉन्स मूव कर रहे थे, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इस साइड में ज्यादा था, ये साइड में कम हो गया था। तभी पॉसिबल है कि ये एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से जब प्रोटॉन्स ऐसे मूव करेंगे तभी एटीपी बनेगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस पैराग्राफ से ये बात समझ में आती है। ओके, नेक्स्ट, chemiosmotic hypothesis of the Peter Mitchell in the year of 1961 got Nobel Prize in the year of 1978।
Increased proton concentration is produced in the outer chamber or the outer surface of the inner mitochondrial membrane by pushing of the protons with the help of energy liberated by the passage of electrons from one carrier to the another. तो जब ये एक्टिविटी आप लोगों ने देखी कि इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से होते हुए दूसरे कैरियर तक जा रहा था, जो एनर्जी रिलीज हो रही थी तीन कॉम्प्लेक्स में, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू pull the protons from the matrix to the intermitochondrial space. Okay, यही सारी बातें हैं जो यहाँ पे मेंशन की है. The transport of the electrons liberated by the passage of electrons from one carrier to the another. The transport of those electrons forms NADH2 over ETC helps in pushing the 3 pair of protons, 5 pair as per latest estimate. मतलब आज के डेट के हिसाब से, मतलब आज के लोगों के रिसर्च वर्क के हिसाब से वो टोटल कितने होते हैं, वो 5 पेयर्स होते हैं, लेकिन हम लोगों को 3 पेयर ही याद रखना है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आप लोगों को जितना मैंने सिखाया उतना ही ध्यान रखना है. लेटेस्ट अपडेट है जहाँ पे 5 पेयर्स आते हैं, लेकिन सिंस वी आर कंटिन्यूअसली स्टडिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी, दैट इज 3 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन जो है उनको पुल किया जाता है, तो आपको वही याद रखना है. ओके, बाय द आउटर चेंबर व्हाइल 2 लेटेस्ट एस्टिमेटेड 3. ओके, pair of protons are sent outwardly during electron flow from the FADH2 as later donates electron further down to the ETC. तो ये सारी बातें तो हिस्ट्री को लेके. ओके, नेक्स्ट. अभी ये लास्ट पैराग्राफ है, देखो इसमें आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आएंगे. ओके, तो आपको ध्यान रखना है. Higher proton concentration in the outer chamber causes the protons to pass inwardly into the matrix or inner chamber through the inner membrane. The latter possesses special rotating proton channel in the region of F0 base. Okay, that is the base of the F0 F1 particles. The flow of the proton through the F0 channel induces the F1 particle to function as ATP synthetase. तो ATP जो हमको पता है कि ATP सिंथेटेस एंजाइम जो हमको पता है F1 में रहता है, जब इलेक्ट्रॉन F0 पार्टिकल में घुस जाता है तभी पता चल जाता है कि अभी ये मुझे प्रोटॉन्स यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, तो ATP एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है. ओके, द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज यूज्ड इन अटैचिंग अ फॉस्फेट रेडिकल टू ADP. तो जो एनर्जी वहां पे रिलीज होती रहती है, ओके, दैट एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द ADP टू react with the inorganic phosphate group to form the ATP, okay, by high energy bond. This produces ATP. Oxidation of the one molecule of the NADH2 produces 3 ATP. Very very important. एक NADH2 आप लोगों को 3 ATP बना के देता है, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, और एक FADH2 आप लोगों को 2 ATP बना के देता है, ये आपको ध्यान रखना है. ओके, देखो यहाँ पे लिखा है एक FADH2 2 ATP और एक molecule of NADH2 will give you 3 ATP. Okay, the same reaction has been mentioned with the easy diagram. ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है. देखो यहाँ पे मैट्रिक्स है पूरा, और ये जो वेलकम यहाँ पे बेस F1 पार्टिकल, ये स्टॉक and there is a head part. Okay, and this proton which is increase over here, okay, in the intermitochondrial space के बीच में जो आप लोगों का प्रोटॉन इंक्रीज हुआ था, ये वेवी पैटर्न जो देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. तो यहाँ से जब प्रोटॉन्स यहाँ से मूव करते जाते हैं तभी एटीपेस एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और ये एडीपी को और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को फ्यूज करके एटीपी बना देता है. ओके, व्हेन वन पेयर ऑफ प्रोटॉन्स कम्स आउट दैट टाइम. बस यही सिलसिला चलते रहेगा और आपको एनर्जी मिलते रहेगा. ओके, दैट एनर्जी विल बी कीप ऑन प्रोड्यूसिंग. अब ये जो पार्ट है एम्फीबॉलिक पाथवे, इसको देखने का टाइम आ गया है. सो let's talk about this amphibolic pathway of the reaction. Okay, ये भी बड़ा इजी टॉपिक है, ध्यान दो. ऑलरेडी आप लोगों को पता है. देखो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ग्लूकोज है. ग्लूकोज get converted into glucose 6 phosphate, get converted into fructose 6 phosphate, get converted into 1,6-biphosphate. ये रहा तुम्हारा प्रिपरेटरी फेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस जो तुम लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, इसके बाद तुमको पता है प्रिपरेटरी फेज का जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज अ ग्लिसरल्डिहाइड. ओके, अगर ये ग्लिसरल्डिहाइड नहीं बना तो ये बनेगा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. लेकिन जब डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा तो उसको फिर से ग्लिसरल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. When it gets converted into glyceraldehyde 3-phosphate, it will give me a pyruvic acid as a product. तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस खत्म. सही बात है ना, ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे खत्म हो जाता है पायरुविक एसिड पे. ठीक है, ये तब होता है जब मैं ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट यूज कर रहा हूं. लेकिन मानो अगर मैंने
प्रोटीन्स को एज अ सबस्ट्रेट यूज किया तो क्या सिनेरियो होगा, है ना, क्योंकि यू नो दैट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, ओके, सो कंटेन्स एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स, ये होता है प्रेजेंट प्रोटीन में, मतलब एमिनो एसिड में, ठीक है। नाउ दिस एमिनो एसिड विल अंडर मतलब दिस प्रोटीन्स विल अंडरगो अ डीएमिनेशन प्रोसेस, दैट इज लॉस ऑफ द अमाइनो ग्रुप, और जब ये होगा दैट प्रोटीन्स विल गो एंड अटैच टू द पायरुविक एसिड, ओके, इट विल रिएक्ट विद द पायरुविक एसिड, और बाकी फिर पायरुविक एसिड यू नो दैट इट विल गेट सून कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA, तो यहाँ पे एक NADH2 लगेगा, है ना, एक NADH2 मतलब यहाँ पे 3 ATP, ओके, 3 ATP लगेगा। बात समझने की कोशिश करो, देखो प्रोटीन्स जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे जुड़ेगा, पायरुविक एसिड के साथ जुड़ेगा, और पायरुविक एसिड का एसिटाइल CoA में कन्वर्जन पक्का है, तो यहाँ पे 1 NADH2 फॉर्मेशन तो होता ही है, मतलब 3 ATP यहाँ पे फॉर्म होता ही है, ओके। नाउ दिस एसिटाइल CoA विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, ये भी तुमको पता है कि क्रेब्स साइकिल होगा आगे जाके, तो एक क्रेब्स साइकिल में 12 ATP आती है, दो क्रेब्स साइकिल में कितने ATP आएंगे, 24, लेकिन हमको एक ही क्रेब्स साइकिल ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्रेब्स साइकिल होगा, एक क्रेब्स साइकिल में 12 ATP और 3 ATP आप लोगों को यहाँ पे बाहर के साइड मिल रहा है। मैं प्रोटीन्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो प्रोटीन के रिस्पेक्ट में बाहर वाला प्रोटीन गिनूंगा, मतलब बाहर वाला ये जो 3 ATP है वो मैं गिनूंगा, क्योंकि वो प्रोटीन जो है वो पायरुविक एसिड के साथ संबंध बना रहा है, समझ में आ रहा है। डायरेक्टली अगर वो क्रेब्स साइकिल के साथ ज्वाइंट होता तो मैं खाली 12 ATP पकड़ता, लेकिन वो पायरुविक एसिड के साथ सिनेरियो कर रहा है, दैट मींस ये जो 3 NADH मतलब ये जो 1 NADH2 3 ATP बना के दे रहा है, दैट विल आल्सो बी काउंटेड, एंड द क्रेब्स साइकिल के 12 ATP आल्सो काउंटेड, टोटल हो गया 15 ATP फॉर द 1 अमीनो एसिड, ओके। तो प्रोटीन का एक अमीनो एसिड रिलीज करने की बात आती है तो 15 ATP की बात आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो 10 अमीनो एसिड निकालनी है तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 10 करोगे, 150 ATP आर रिक्वायर्ड फॉर द 1 अमीनो एसिड, क्लियर हो रही है, फॉर द 10 अमीनो एसिड, और फॉर द 1 अमीनो एसिड 15 ATP विल बी रिक्वायर्ड, क्लियर हो रहा है। इफ प्रोटीन्स विल बी द सबस्ट्रेट, ओके, खाली एक क्रेब्स साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा नहीं, क्योंकि पायरुविक एसिड तो एक ही रहेगा ना, क्योंकि ये प्रोटीन्स है तो एक ही के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। अगर दो होता तो 15 के अकॉर्डिंगली फिर वो डबल हो जाता, लेकिन वैसा नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ग्लाइकोलाइसिस नहीं पढ़ रहे, मतलब हम लोग डायरेक्टली ये देख रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ओके। समझ में आई बात आप लोगों को यहाँ पे एकदम क्लियरली। अभी सेम थिंग आप लोगों को मानो अगर फैट्स में दो एज अ सबस्ट्रेट, तो तुमको पता है कि फैट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल, है ना, तो ग्लिसरॉल जो है अगर वो डायड्रॉक्सी एसीटोन के साथ जुड़ेगा तो तुमको पता है डायड्रॉक्सी एसीटोन विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड। अभी ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो नेक्स्ट कन्वर्जन होता है वहां पे एक NADH2 आता है, ये आप लोगों ने देखा है, और एक ATP आता है, मतलब दो NADH2 और दो ATP आता है अगर ग्लाइकोलाइसिस दो बार रिपीट होता है। लेकिन यहाँ पे तो आपका देखो डायड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट तो खाली डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब एक ही NADH2 आएगा और एक ही ATP आएगा, तो वो दो ATP हो गए, मतलब एक NADH2 और एक ATP, ओके, एक NADH2 स्टैंड फॉर द 3 ATP, और एक ATP ऑलरेडी ग्लाइकोलाइसिस में है, तो टोटल कितने हो गए, वो 4 ATP, और बाकी का प्रोसीजर रिपीट होगा ना। समझ में आ रही है बाकी का प्रोसीजर कैसे रिपीट होगा, क्योंकि देखो पायरुविक एसिड के बाद यहाँ पे फिर से 3 ATP, मतलब एक और NADH2, वो 3 ATP, और ये बाकी के नीचे 12 ATP। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करोगे, ऊपर हो गए थे 4, नीचे 3, 4 और 3 कितने हो गए, 4 और 3 7 हो गए, 7 और ये 12 कैलकुलेट करो, 12 और 6 12 और 8 तुम्हारे होते हैं 20, तो 19 ATP के ग्लिसरॉल के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हिसाब करने समझ में आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग द, यस 19 ATP आ गए यहाँ पे क्लियरली। तो चलो अभी दूसरे के लिए कैलकुलेट करो, तुम लोग कितना आता है। फैटी एसिड कहाँ पे जुड़ रहा है, undergoing a beta oxidation process, okay, fatty acid will undergo beta oxidation process, it will go and join to the acetyl CoA, मतलब बाहर का 3 ATP तो गायब हो गया अभी, तो खाली क्रेब्स साइकिल बचा, क्योंकि acetyl CoA will enter into the Krebs cycle, तो 12 ATP for the fatty acid। हिसाब क्लियर है एकदम, समझ में आई बात, एकदम इजी, 12 रहे 16 नहीं आएगा, 12 ATP आएगा, ओके, ध्यान रखना, ये डायरेक्टली जुड़ रहा है ना acetyl CoA को, और acetyl CoA इज अ डायरेक्ट एंटरिंग इनटू द Krebs cycle, तो खाली 12 ATP आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को हिसाब करने आना चाहिए, फाइन, अंडरस्टूड, इज इट वेरी इजी। सो लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर, लास्ट पार्ट ऑफ द
देखो, total ATP production of aerobic respiration. So we are entering into the very last part of the chapter, that is called as the total ATP synthesis of the aerobic respiration. तो ये जो बात है अभी इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ऑलरेडी हिसाब जो मैंने दिया है वो देखो सही से हिसाब किया है कि नहीं. ओके, सो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. देखो, स्टेप ATP और यहाँ पे FAD या फिर NADH2 के बारे में बात करेंगे. टोटल कितना होता है वो देखेंगे. यू नो दैट ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP बनता है. ओके, 2 NADH2 आता है तो टोटल 6 ATP. इन शॉर्ट आपको टोटल 8 ATP मिले थे. ये बात सही है. चलो नेक्स्ट, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड आप लोगों ने पढ़ा है. वहां पे यहाँ पे तो कोई ATP का सिनेरियो नहीं आता है, लेकिन जब वो यहाँ पे 2 NADH2 आता है तो ये टोटल आप लोगों को 6 ATP देगा. ओके, ड्यूरिंग द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड. याद है एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होने की बात चल रही है. ओके, तभी 2 NADPH2 आएगा क्योंकि 2 बार पायरुविक एसिड आता है. ठीक है, मतलब 2 बार एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होगा, इसलिए टोटल 6 ATP यहाँ पे लिख के रखा है. अगर खाली मैं क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करूं तो मुझे पता है कि 12 ATP आता है. क्रेब्स साइकिल 2 बार रिपीट होगा तो टोटल 24 ATP मुझे मिल रहा है. मतलब अगर टोटल करूं तो 38 ATP आता है. लेकिन आपको भूलना नहीं है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में खाली 36 ATP ही लिखा जाता है. क्यों? तो 2 ATP यूज किया गया ना ग्लाइकोलाइसिस में बाबा. अरे ये बात समझ में, तो वो 38 में से -2 कर दो क्योंकि प्रिपेरेटरी फेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस हैज बीन यूज्ड द 2 ATP है ना. फर्स्ट हाफ ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP यूज हो गया था तो वो माइनस करोगे. समझ में आई बात? वो क्या करोगे, वो माइनस करोगे एंड दिस इज हाउ यू विल गेट योर 36 ATP एज द फाइनल आंसर. ओके, नाउ हियर वी हैड to understand the difference between the glycolysis and the Krebs cycle. So let's see about this. It occurs inside the cytoplasm, it occurs inside the mitochondria. Already हम लोगों ने देखा. It is a straight or linear pathway. ये भी देखा. It is a cyclic pathway. Okay, Krebs cycle जो है वो cyclic pathway है. Next, glycolysis is the first step of the respiration in which the glucose is broken down to the level of pyruvate, whereas Krebs cycle is the second step in the respiration where the active acetyl group is broken down into completely. Okay, यहाँ पे partially breakdown होता है, यहाँ पे पूरा breakdown होता है. Next, the process is common to both aerobic as well as anaerobic mode of respiration. लेकिन ये खाली aerobic respiration में ही होता है Krebs cycle. Okay, it degrades a molecule of glucose into the 2 molecule of pyruvic acid. लेकिन यहाँ पे it degrades pyruvate completely into the organic substance like CO2 and water. हम लोगों ने देखा कि ये water भी बनाता है और CO2 भी बनाता है ना. ये सारी बातें हम लोगों ने देखी. Let's see what is given on the next page. Glycolysis consumes the 2 ATP molecule initially. Okay, यहाँ पे ऐसा कुछ consumption के बारे में बात नहीं हुई थी. Okay, in glycolysis one glucose molecule liberates 4 ATP molecule through a substrate level of phosphorylation. लेकिन यहाँ पे in Krebs cycle 2 acetyl residue liberate the 2 ATP or GTP you can say through the substrate level of phosphorylation. तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 आपको याद रखने. Net gain is the 2 molecule of the NADH2 and the 2 molecule of the ATP for the energy molecule of the glucose broken down. तो ये आप लोगों को पता है 2 NADH2 2 ATP नीचे बनता है ना. लेकिन Krebs cycle produces 6 NADH2 2 FADH2 and 1 ATP आप लोगों को पता है. और 2 बार NADH2 भी आएगा. क्यों? जब एसिटाइल कोए फॉर्मेशन होता है तभी भी. ये सारी बातें भी आप लोगों को यहाँ पे कंसीडर करके रखनी है. ओके, एसिटाइल कोए ऑक्सीडाइज बाय it. Now 2 molecule of the NADH are liberated during the conversion of pyruvate to acetyl CoA. ये मैं ऑलरेडी अभी जस्ट आपको बता चुका हूँ. Let's see the next point. The net gain of the energy is equal to the 8 ATP. यहाँ पे होता है टोटल 24 ATP क्योंकि Krebs cycle 2 बार रिपीट होता है. ओके, और वो कैसे आए 24 ये ऑलरेडी हम लोग हिसाब कर चुके हैं. नो CO2 इज इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस. लेकिन यहाँ पे CO2 2 बार रिलीज हुआ था. याद है 6 कार्बन का कंपाउंड बना था लेकिन 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ ताकि 4 कार्बन को आगे ले जाए ऑक्सैलो एसीटेट बनाने के लिए. ओके, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बट इट इज कनेक्टेड विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्निक. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ग्लाइकोलाइसिस. Krebs cycle was using the oxygen as a terminal oxidant. Okay, तो ये एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है. और यहाँ पे we had completed the respiration chapter.